मेरा नाम अमन है। मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता था। मुझे इसका भोलापन बहुत पसंद आया था, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि शादी के बाद ये मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ गुल खिला रही होगी, क्योंकि मेरी पत्नी रात को बड़ी अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। मैंने देखा था कि मेरी पत्नी हर रात मुझे फिक्र से चाय पिलाया करती थी, और जैसे ही मैं उसके हाथ की बनी चाय पीता था, मैं गहरी नींद में सो जाता था। मेरी पत्नी मुझे बड़ी मोहब्बत से चाय देती थी, इसलिए मैं वो चाय पी लिया करता था। लेकिन एक दिन मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं अपनी भोली भाली और मासूम पत्नी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने चाय नहीं पी और अपनी पत्नी की नजर बचते ही उस चाय को बाथरूम में फेंक आया। और फिर जब मैं गहरी नींद में सो गया तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे, क्योंकि मेरी पत्नी तो चलकर वहां तक चली आई थी जहां पर मैं सोच भी नहीं सकता था। वो जगह, मैं एक बहुत अमीर इंसान था। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल कंपनी का मालिक था। ये बिजनेस वैसे तो मेरे पिता का था, लेकिन उसके मरने के बाद ये सब कुछ मेरा हो गया था। सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस, बैंक बैलेंस सब कुछ मेरा था। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी मम्मी थी, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था। अब घर में सिर्फ मेरी मम्मी ही रह गई थी। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं शादी कर लूं, मगर मैं चाहता था कि मैं लव मैरिज करूं। कोई ऐसी लड़की मुझे मिल जाए जिसे देखते ही मुझे प्यार हो जाए। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था। वैसे तो कई सारी लड़कियां थी जो मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। मैं बहुत ही स्मार्ट था। वो लड़कियां मुझसे शादी करने के लिए तरस रही थी। लेकिन मैं एक ऐसा इंसान था जिसने कभी किसी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा था। मैं तो चाहता था कि मुझे खुद ही किसी लड़की से प्यार हो, मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊं। मगर काफी समय हो गया था, ऐसी कोई लड़की मुझे मिली ही नहीं। एक दिन मैं अपने ऑफिस में कुछ लोगों का इंटरव्यू ले रहा था जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, मगर 15 लोग में से हमें 7 लोग होनहार सिलेक्ट करने थे जो हमारी कंपनी का हर काम अच्छे से कर सके। उन्हीं लोगों में से एक रश्मि नाम की लड़की आई थी। जैसे ही उसने मेरे केबिन में एंटर किया, मेरी नजर उसे देखते ही रह गई। वो थी ही इतनी सुंदर, मेरा मन कर रहा था कि बस उसे देखता जाऊं। वो जब से मेरे सामने आकर बैठ गई, तब से मैं लगातार उसे ही देख रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी एक लड़की पर मेरी नजर जम कर रह गई थी, वरना आज तक इतनी गौर से मैंने कभी किसी लड़की को नहीं देखा था। उसने जब देखा कि मैं उसे लगातार देखता चला जा रहा हूँ, तो उसे कुछ अनकंफर्टेबल सा महसूस हुआ था। जब मैंने उसे घबराते हुए देखा, तो मैंने खुद को संभालने की कोशिश की थी और फिर मैंने उसे सॉरी बोल दिया था। उसने इट्स ओके कहा। वो बेहद खूबसूरत थी। उसके चेहरे से मासूमियत और भोलापन अलग ही झलक रहा था। वो हाई एजुकेटेड थी, काफी होनहार लड़की थी, इसलिए मैंने उसे जॉब दे दी थी। न जाने क्यों वो अपनी जॉब लगने पर ज्यादा खुश नहीं हुई थी, बस हल्की सी मुस्कुरा दी थी। हालांकि हमारे पास जितने भी लोग जॉब इंटरव्यू के लिए आए थे, उन्हें जब हम खुद सामने से ही जॉब के लिए हाँ बोल देते हैं तो उनकी खुशी के ठिकाने नहीं होते। मगर ये लड़की तो बहुत ही अजीब थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारी मैनेजर 2-3 दिन के बाद कॉल या मैसेज करके कंफर्म कर देते हैं कि आपकी जॉब पक्की हो गई है, आपको किस डेट में जॉब करनी है। इस लड़की ने तो अपने बारे में कुछ भी नहीं पूछा था और सिर्फ जॉब पक्की होने का ही सुनकर वो वहां से चली गई थी। मैंने फिर भी अपने मैनेजर को बोल दिया था कि इसको मैसेज करके सारी इन्फॉर्मेशन दे देना। पूरे 3 दिन बाद से इस लड़की ने हमारे ऑफिस में जॉब ज्वाइन कर ली थी और ये टाइम की बड़ी पाबंद थी। ठीक 9 बजे ही ऑफिस में आ जाया करती थी और अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी। मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई थी। ये लड़की हर हाल में अच्छी थी और तारीफ के लायक थी। इस लड़की को मेरे ऑफिस में नौकरी करते करते 1 महीना हो गया था। मैंने अपने मैनेजर से कहकर इसका कैबिन भी तैयार करवा दिया था। अब मैं इसको देखने के लिए बहाने बहाने से इसे किसी न किसी काम से अपने कैबिन में बुलाता रहता था। अगर मैं इसे 10 बार बुलाता तो ये मेरे कैबिन में 10 बार आ जाती थी। मैंने इसका अच्छा काम देखते हुए जल्दी ही अपने मैनेजर से इसकी सैलरी बढ़ाने के लिए कहा था। न जाने क्यों मुझे इसकी मदद करना, इसको बार बार देखना अच्छा लगता था। अभी भी मैं घर जाता तो मम्मी मुझसे शादी करने की जिद कर रही थी, लेकिन अब तो मैं लड़की पसंद कर चुका था। मगर मैं उन्हें क्या बताता कि अभी ये सिर्फ वन साइडेड लव है। मैं उसको प्रपोज करने के, उससे बात करने का और उसके करीब जाने का बहाना ढूंढ रहा था। फिर एक दिन मैं खुद ही चलकर उसके कैबिन में चला गया और उससे बात करने लगा। वो मुझे देखकर बहुत घबरा गई थी और बड़ी ही खामोश खामोश सी रहती थी। मैंने सुना था कि वो ऑफिस में ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, सिर्फ अपने काम से ही काम रखती थी। लड़कों से तो वो बिल्कुल भी बात नहीं करती थी, जबकि लड़कियों से भी मामूली सी ही बात किया करती थी। मुझे उसकी ये अदा पसंद आई थी, मगर न जाने क्यों वो ऑफिस में इतनी डरी सहमी रहती थी। एक दिन मैंने अपने ऑफिस के कुछ मैनेजर्स और एम्प्लॉयर्स को अपने यहाँ खाने पर बुलाया था। सोचा कि एक छोटी सी पार्टी रख लेता हूँ सिर्फ अपने ऑफिस के लोगों के लिए। ऐसा मैंने सिर्फ और सिर्फ रश्मि के लिए किया, ताकि उन लोगों के बहाने से रश्मि भी मेरे घर आ सके।
मैंने खुद उसके कैबिन में जाकर उसे इनविटेशन दिया था। उसने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया था, मगर उसने कहा था कि सर मैं नहीं आ सकूंगी। मैंने कहा क्यों, तुम क्यों नहीं आ सकोगी, आखिर क्या प्रॉब्लम है? कंपनी के काफी सारे लोग आ रहे हैं। तो वो कहने लगी, सर नहीं, मैं आपके यहाँ रात की पार्टी होगी, मगर मैं लेट नाइट बाहर नहीं निकलती। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम खाना खाने के बाद फौरन अपने घर आ जाना, रात के 10 बजे तक। तो वो कहने लगी, नहीं सर, रात के 10 बजे तो मेरे हॉस्टल का गेट बंद हो जाता है, हम लोगों को 10 बजे से पहले ही हॉस्टल के रूम में चले जाना होता है। मैंने कहा तुम हॉस्टल में रहती हो, तुम्हारा यहाँ घर नहीं है क्या? तो वो सैड हो गई और कहने लगी, सर मेरा कोई घर नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब? तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन? तो वो कहने लगी, सर मेरे मम्मी पापा नहीं है। मैंने कहा तो फिर भाई बहन? तो वो कहने लगी, नहीं मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है। उसकी बात पर मैं शॉक्ड रह गया था। मैंने कहा तुम्हारे आगे पीछे कोई तो होगा। तो वो कहने लगी, नहीं सर मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल तन्हा हूँ और अपना गुजारा इस जॉब से करती हूँ और हॉस्टल में रहती हूँ। मैंने कहा तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ गए? तो वो कहने लगी, मेरे पेरेंट्स कई सालों पहले हम दोनों बहनों को इस दुनिया से छोड़कर चले गए। मैं कहने लगा, आई एम सॉरी, तो आप अपनी बहन के साथ रहती हो? इस बात पर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, जी नहीं। मैंने कहा तो आपकी बहन कहाँ गई, वो आपके साथ क्यों नहीं रहती? मगर अब की बार उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। उसने खुद को किसी काम में बिजी कर लिया था और वो मुझसे नजर नहीं मिला रही थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी? उसने मुझे अपने बारे में क्यों नहीं बताया, ये तो मैं समझ नहीं पाया था। मगर मैंने उसे कहा था कि प्लीज तुम मेरे यहाँ पार्टी में जरूर आना, मुझे अच्छा लगेगा, और अगर तुम नहीं आई तो शायद मुझे बुरा लगेगा। और रही तुम्हारे हॉस्टल की बात, तो मेरा ड्राइवर तुम्हें हॉस्टल के अंदर एंट्री दिलवा देगा, उसकी परवाह तुम मत करो। उसने अभी भी मेरे घर आने से मना किया था, मगर मैंने उसे बहुत जिद की, तो फिर फाइनली वो मान गई थी। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता था कि पता नहीं वो मेरे घर पार्टी में आएगी भी या नहीं। लेकिन फिर जब मेरे घर पार्टी का दिन आया और मैं बेसब्री से उसका इंतजार करने लगा, तो वो पूरे 9 बजे तक मेरे घर आ गई थी। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुआ था। मैंने उसे अपने मम्मी से भी मिलवाया था। मैंने उसे कहा था तुम मेरे घर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहने लगी, सर सिर्फ आपके कहने से आई हूँ, वरना मैं कहीं नहीं जाती। उसके बाद सब लोगों ने खाना खाया। मैंने देखा था कि वो बार बार अपने मोबाइल में टाइम देख रही थी। मेरी नजर उस पर ही थी। मैं लगातार उसे देखे जा रहा था। मुझे उससे सच्चा वाला प्यार हो गया था। मैं चाहता था कि वो भी मुझे इतनी ही प्यार करे जितना मैं इसे करता हूँ। और अब मैंने सोच लिया था कि मैं उसे प्रपोज करके ही रहूंगा। ऐसा न हो कि कहीं देर हो जाए, क्योंकि वो जितनी खूबसूरत थी उस हिसाब से तो यही लगता था कि जरूर उसकी जिंदगी में कोई ना कोई होगा। मगर वो बहुत मासूम थी, किसी को नजर भर के देखती भी नहीं थी। कहने को मेरे यहाँ पार्टी में ऑफिस के सारे लोग थे जिनको वो जानती थी, मगर वो वहां पर भी किसी से ज्यादा बात नहीं कर रही थी, बस एक तरफ अलग अलग ही बैठी हुई थी। और फिर शायद उसके हॉस्टल जाने का टाइम हो गया था, तो वो मेरे पास आई और कहने लगी, सर अब मुझे जाना होगा। मैंने कहा रुको, मैं तुम्हें खुद तुम्हारे हॉस्टल तक छोड़ देता हूँ। वो कहने लगी, सर नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैंने वार्डन से बात कर ली थी, उनको बोल दिया था कि आपके यहाँ पार्टी है, मुझे लेट हो जाएगा। वार्डन मान तो नहीं रही थी, मगर मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से मनाया। मैं जिद करने लगा कि नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, रात काफी हो गई है, तुम अकेली हो, वैसे भी शहर का माहौल बहुत खराब चल रहा है, लड़कियों का ऐसे रात में अकेले निकलना ठीक नहीं है। मेरी बात पर अचानक उसने मुझे नजर भरकर देखा था। फिर उसने न जाने क्या सोचा और वो मेरे साथ चलने के लिए मान गई थी। तो फिर मैं खुद ही उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे छोड़ने के लिए हॉस्टल आ गया था। मैं चाहता तो उस ड्राइवर के साथ भी उसे भेज सकता था, मगर मैं उससे बात करना चाहता था। मैंने सोचा था कि इससे अच्छा मौका मेरे पास और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफिस में काफी सारे लोग होते हैं। वो मेरी गाड़ी की बैक साइड पर बैठ चुकी थी, जबकि मैं कार ड्राइव करने लगा था। मैं मिरर से उसकी तरफ देख रहा था। वो बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर मैंने हिम्मत बांधकर उसे अपने दिल का हाल बता ही दिया था। मैंने उसे कहा था, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तुमने जब से मुझे बताया कि तुम अकेली हो, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तभी से मैंने सोचा है कि मुझे तुमसे जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें सहारा देना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो शॉक्ड रह गई थी। उसने कहा, सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, कहाँ आप और कहाँ मैं। मैंने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है अगर तुम मेरा साथ दो तो। प्लीज इनकार मत करना, मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो। उसने मुझे सोचने का वक्त मांगा था। मैंने उसे कहा था, तुम जितना वक्त चाहिए ले लो, मगर जवाब हाँ में ही देना, क्योंकि तुम मेरी मम्मी को भी पसंद आ गई हो। और फिर इन्हीं बातों में रास्ता खत्म हो गया था। उसका हॉस्टल आ गया था। वो गाड़ी से उतरकर हॉस्टल के अंदर चली गई थी, मगर गेट तक जाते समय उसने मुझे पलट कर देखा था।
मैं समझ गया था कि वो सोचकर मुझे जवाब हाँ में ही देगी, मगर न जाने क्यों मैं बहुत नर्वस हो रहा था, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे, वो अभी तक कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैं चाहता था कि वो मेरे बिना पूछे ही मुझे जवाब दे दे। ऑफिस तो वो हर रोज आ रही थी, लेकिन अब वो ज्यादा मेरा सामना नहीं कर रही थी। मगर कुछ दिन गुजरने के बाद उसने मुझे हाँ में जवाब दे दिया था और कहा था कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने जब ये खबर अपनी मम्मी को बताई तो मेरी मम्मी खुशी से झूम उठी थी और फिर मेरे घर में शादी की तैयारी होने लगी थी। रस्मी के बारे में सब कुछ मैंने अपनी मम्मी को बता दिया था। मेरी मम्मी को किसी बात से कोई ऐतराज नहीं था, वो तो अपने बेटे की खुशी में ही खुश थी, जबकि उन्हें भी रश्मि बहुत पसंद आई थी। और फिर मेरी शादी रश्मि के साथ हो गई। उसके साथ शादी करके मैं बहुत खुश था। शादी की पहली रात हम दोनों की बहुत खूबसूरत गुजरी थी। मुझे लगा था कि अब धीरे धीरे वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगेगी। शादी के बाद उसका मूड ठीक हो जाएगा, वो खुश रहने लगेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कभी कभी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। ऐसा क्यों था ये मैं नहीं जानता था। हाँ, मगर शादी के 2 दिन बाद जब रात के समय वो सो रही थी, तब अचानक वो घबरा कर उठ पड़ी थी और जोर जोर से रोने लगी थी। मैंने उसे गले से लगा लिया और तसल्ली दिलाई उसे क्या हुआ था। शायद उसने कोई बुरा सपना देख लिया था, मगर उसने इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। मेरी मम्मी तो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। मैंने देखा था कि रश्मि भी ज्यादातर कमरे में ही रहती थी। अभी हम दोनों की शादी को 1 हफ्ता ही गुजरा था कि रश्मि मेरे और अपने लिए चाय बनाकर ले आई। उसने जब मुझे इतनी मोहब्बत से चाय दी तो मैं खुश हो गया था। मुझे लगा कि अब धीरे धीरे उसे मेरी फिक्र होने लगी है, वरना वो तो मुझसे ज्यादा बात तक नहीं करती थी, ना ही उसे मेरी कोई फिक्र थी। मगर मैं उसकी बहुत फिक्र करता था, उससे बात करने की कोशिश करता था। अब वो मेरे इस घर की मालकिन बन गई थी, इसलिए उसे अब नौकरी करने की भी जरूरत नहीं थी। उसके हाथ की बनी हुई चाय मैं पी लिया करता था, लेकिन फिर मैं गहरी नींद में सो जाता था। सुबह को भी मेरी आंख देर से खुलती थी। शादी से पहले तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि मैं लेट नाइट सोता था। कुछ काम ऑफिस के मुझे घर में भी करने होते थे। लेकिन जब से मेरी शादी हुई थी, मैं रश्मि के हाथ की बनी चाय पीकर सो जाया करता था। उसके हाथ की चाय इतनी टेस्टी होती थी कि मैं रोज पीता था। वैसे तो मेरी चाय पीने की आदत नहीं थी, मगर जब वो मुझे इतने प्यार से चाय देती थी तो मैं पी लिया करता था। एक दिन मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा था और मैंने अपनी पत्नी की नजर बचते ही चाय बाथरूम में जाकर पानी में बहा दी थी और फिर मैं बिस्तर पर जाकर लेट गया था। मुझे नींद आ गई थी, लेकिन मेरी आंख आधी रात के समय जब खुली तो मैंने देखा कि बिस्तर पर मेरी पत्नी मौजूद नहीं है। ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि वो कहाँ चली गई। मैंने जल्दी से उसे कमरे में इधर उधर तलाश किया, मगर वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। फिर मैं कमरे से बाहर निकला। मैंने अपने इस बड़े से घर को छान मारा, मगर मेरी पत्नी कहीं पर भी नहीं थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि मैंने घर के दरवाजे से अपनी पत्नी को अंदर आते हुए देखा था। उसको देखकर मैं फौरन बिस्तर पर जाकर लेट गया था, ऐसे जैसे मैं सो रहा हूँ। मेरी पत्नी आई और बिस्तर पर लेटकर खुद भी सो गई थी, मगर मैं इस सोच में था कि आखिर इतनी रात को उसे घर से बाहर क्या काम पड़ गया था। उसका तो कोई अपना था ही नहीं, तो फिर वो घर से बाहर क्या करने के लिए गई थी, वो भी इस समय। और शादी से लेकर अब तक मैं इतनी गहरी नींद में सोता हूँ कि मुझे होश ही नहीं रहता। आज मैंने चाय नहीं पी तो मेरी रात के बीच आंख खुल गई। इसका मतलब ये है कि जरूर चाय पीने से ही मुझे नींद आती है। ये बात मैं कंफर्म करने के लिए अगले दिन फिर से जब मेरी पत्नी कमरे में चाय लेकर आई तो मैंने वो चाय ले ली थी, मगर पी नहीं थी। और फिर मैं फिर से सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया था। मैं देखना चाहता था कि आज भी मेरी पत्नी घर से बाहर जाती है या नहीं, और फिर वैसा ही हुआ था। मेरी पत्नी धीरे धीरे उठी और मेरे सोच के मुताबिक वो रात के इस समय घर से बाहर चली गई थी। मैंने देखा था कि वो गाड़ी की चाबी खुद ही घर के अंदर से लेकर आई थी और खुद कार निकालकर ड्राइव करने लगी। वो कार लेकर घर से निकल गई थी। मैंने भी जल्दी से दूसरी कार निकाली और मैं उसका पीछा करने लगा था। गाड़ी चलते चलते मेरे दिमाग में न जाने कितने सवाल आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा हो। वो जितनी भोली भाली मासूम दिखती हो, वो अंदर से बिल्कुल भी ऐसा ना हो, वो मुझे धोखा दे रही हो। मगर अब मैं उसका पीछा कर रहा था। सब कुछ मुझे पता चल जाने वाला था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि मेरी पत्नी ने अपनी गाड़ी एक शमशान घाट के आगे रोक दी थी और वो खुद गाड़ी से उतरकर शमशान घाट के अंदर चली गई। मैंने भी वहां से बहुत दूरी पर खामोशी से अपनी गाड़ी रोक दी और मैं भी धीमे धीमे कदमों से शमशान घाट के अंदर चला गया था। ये हमारे शहर का बहुत पुराना शमशान घाट था। यहाँ पर एक पेड़ था। मेरी पत्नी पेड़ के पास जाकर बैठ गई थी और मैंने देखा था कि मेरी पत्नी रो रो कर बातें कर रही थी, मगर वो किससे बात कर रही थी? वहां पर तो कोई भी नहीं था। ये सब मैं दूर से खड़ा हुआ देख रहा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आधी रात के समय शमशान घाट में आने पर उसे डर नहीं लग रहा
और फिर ये कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रही है। वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। फिर मैं उसके करीब गया क्योंकि मैं उसको ऐसी हालत में नहीं देख सकता था। मैंने जैसे उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने चौंक कर मुझे देखा था। मैंने उसे कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो रश्मि? तो वो मुझे देखकर घबरा गई और कहने लगी, आप यहाँ? मैंने कहा, हाँ, आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम हर रोज यहाँ आती हो? बताओ मुझे, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। अब तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मेरे इस सवाल पर वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोई थी। वो कहने लगी, ये आपको पेड़ दिखाई पड़ रहा है? यहाँ इसके ठीक पास में ही मेरी बहन की अस्थियां दबी हुई हैं। दरअसल मेरी बहन की मौत हो चुकी है। मैंने उसकी अंतिम संस्कार होने के बाद उसकी अस्थियों को गंगा में नहीं बहाया, बल्कि अस्थियों के मटके को इस पेड़ के पास गड्ढा करके उन्हें दबा दिया था। मैं अपनी बहन की अस्थियों को उस दिन बहाऊंगी जिस दिन मेरी बहन को इंसाफ मिलेगा। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? वो अभी भी फूट फूट कर रोने लगी। उसने मुझे पूरी बात नहीं बताई थी। मैंने उसे घर चलने के लिए कहा क्योंकि यहाँ शमशान घाट में रुकना हमारे लिए ठीक नहीं था। हमें यहाँ कोई देख लेता तो दिक्कत हो जाती। इसलिए मैं अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया था। मैंने उसे तसल्ली दिलाई और उससे सारी बात सुकून से पूछी तो उसने मुझे कुछ इस तरह बताया। मेरी पत्नी ने रोते हुए बताया, मेरे माता पिता, हम दोनों बहनें छोटी थी, उसी समय हमें छोड़कर चले गए थे। मेरी एक बहन थी, उसका नाम मधु था। वो मुझे सिर्फ 4 साल छोटी थी। हम दोनों बहनें एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। हम दोनों ही जॉब करते थे। मम्मी पापा के मरने के बाद हम लोग अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। चाचा चाची हमें बहुत तंग करते थे। हम दोनों बहनें जब पढ़ लिख कर काबिल हो गए तो उनके घर से निकल आए। हमारे मम्मी पापा का घर भी उन्होंने अपने नाम करवा लिया था और हम अपने घर को हासिल करने के लिए कुछ नहीं कर सके थे। फिर हम दोनों बहनें नौकरी करने लगे और हमने रेंट पर घर ले लिया था। मेरी बहन टीचर थी, इसलिए वो जल्दी ही फ्री हो जाती थी। ट्यूशन के बच्चे भी उसके पास घर में ही आते थे। वो मुझसे भी बहुत ज्यादा सुंदर थी। हम जिस घर में रहते थे उसके ऊपर वाले पोर्शन में मकान मालिक और उसकी फैमिली रहती थी। वो दोनों हस्बैंड वाइफ और उनका इकलौता और जवान बेटा लकी था। ये घर हमें कम रेंट पर मिल गया था, इसलिए हम लोग यहाँ पर रहने लगे थे। मगर हम दोनों बहनें ही जॉब किया करते थे, इसलिए उस मोहल्ले के लोगों को हम ज्यादा पसंद नहीं थे। मेरी बहन काफी पढ़ी लिखी थी। उसके पास कुछ जवान लड़के भी ट्यूशन करने के लिए आते थे जो उसके स्टूडेंट थे। मगर मोहल्ले के लोगों को लगता था कि हमारे यहाँ लड़कों का आना जाना लगा रहता है, जबकि जवान लड़कियां भी ट्यूशन के लिए आती थी। आसपास के सब लोग यही कहते थे, दोनों लड़कियां नौकरी करने वाली हैं, बेहद चालाक लड़कियां हैं, इनके आगे पीछे कोई भी नहीं है। न जाने ये लड़कियां क्या करती रहती हैं। लोगों को इतना बोलने की हिम्मत इसलिए मिली थी क्योंकि हमारे सर पर किसी बड़े का साया नहीं था, न हमारे साथ कोई मर्द था जो हमारी हिफाजत कर सकता। जवान बेसहारा लड़कियों पर वैसे भी लोग कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते। एक रात मेरे ऑफिस में बहुत काम था। मुझे घर जाते समय बहुत लेट हो गया था। मैं लगभग रात के 2 बजे के टाइम पर ऑफिस से निकलने ही वाली थी। तब मेरे मोबाइल पर अचानक मधु की कॉल आ गई। मैंने कॉल रिसीव की तो मधु कहने लगी, दीदी आप कहाँ रह गई हो? कब से आपका नंबर ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। आखिर आप कब तक घर आओगी? देखो ना कितना लेट हो गया है। मैंने उससे कहा, तुम परेशान नहीं हो, बस मैं यहाँ से निकल ही रही हूँ। रास्ते में आधा घंटा लगेगा, बस मैं पहुंचने ही वाली हूँ। इतनी ही देर में मुझे फोन के उस पार से दरवाजे की बेल की आवाज आई। मैंने मधु से कहा, मधु इस समय घर पर कौन आया है? मधु कहने लगी, पता नहीं दीदी, मैं अभी देखती हूँ। इतने में ही मधु ने शायद दरवाजा खोला होगा, तभी किसी ने उसे धक्का दिया। उसके हाथ से मोबाइल गिर गया था। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, ये तुम क्या कर रहे हो लकी? क्यों यहाँ पर आए हो? जाओ यहाँ से। ये तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ? मगर वो इंसान मेरी बहन से कहने लगा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। काफी दिनों से मेरी तुझ पर नजर है। लकी तो हमारे मकान मालिक का बेटा था। आखिर वो इस समय हमारे घर पर क्यों आया था और मेरी बहन क्यों चिल्ला रही थी? मैं बार बार हेलो हेलो कर रही थी, चिल्ला चिल्ला कर मधु को आवाज लगा रही थी। शायद मोबाइल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया था और फिर थोड़ी देर गुजरी थी कि कॉल कट गई। मैंने रात जाते समय रास्ते में कई बार अपनी बहन को कॉल लगाई, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं था। लगातार नंबर बंद जा रहा था। मैं बहुत घबरा गई। न जाने लकी मेरी बहन के साथ क्या कर रहा होगा जो मेरी बहन चिल्ला रही थी। उसने मेरी बहन पर हमला कर दिया था। इस समय मुझे रास्ता बहुत लंबा पड़ रहा था क्योंकि मुझे रात को इतनी देर से टैक्सी भी बड़ी मुश्किल से मिली थी और रास्ता भी बहुत दूर था। मुझे घर पहुंचते पहुंचते आधा घंटा लग गया था। मगर जैसे ही मैं घर पहुंची तो देखा कि घर के आसपास बहुत भीड़ लग रही थी। मैं सबको चीरते हुए जब घर के अंदर गई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। मेरी बहन जमीन पर बेसुध पड़ी थी। मैं अपनी बहन को देखकर जोर जोर से चिल्लाई थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। कोई भी मेरी बहन के करीब नहीं आ रहा था। मेरी बहन की सांसें चल रही थी।
मैंने सबसे कहा था प्लीज मेरी मदद करो, मेरी बहन को अस्पताल लेकर चलो, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। लोग कह रहे थे कि तुम्हारी बहन ने आत्महत्या की है, उसने जहर खाया है, ये तो पुलिस केस बन जाएगा और हम इस मामले में नहीं पड़ना चाहते। ये कहकर वहां के सारे लोग चले गए थे, जबकि मैं समझ गई थी कि मेरी बहन के साथ ये सब कुछ किसने किया था। ये मेरे मकान मालिक का बेटा लकी था जो हमारे घर में घुस आया था, क्योंकि मैंने फोन पर उसकी आवाज साफ साफ सुनी थी। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया और कहा, बताओ तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया है? तुम ही उसे मेरे साथ अस्पताल लेकर जाओगे। मगर सब लोगों ने मुझे और मेरी बहन को ही बुरा भला कहा। मकान मालिक कहने लगे, तुम मेरे बेटे पर ये किस तरह का इल्जाम लगा रही हो, जबकि तुम दोनों खुद बिगड़ी हुई हो। मेरा बेटा तो काफी समय से अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था, देर रात ही घर आया है। मेरी बहन इस दुनिया से जा चुकी थी। इस आधे घंटे में मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रह गई थी। उसकी सांस चलना बंद हो गई थी। लकी के पिता ने उसे वहां से भेज दिया था। मैं अकेली हो चुकी थी और अपनी बहन के सामने बैठकर खूब रो रही थी कि ये सब कुछ क्या हो गया था। मैंने कॉल करके अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और उसके साथ मिलकर अपनी बहन का अंतिम संस्कार किया। मैंने उसकी अस्थियों को पेड़ के नीचे दबा दिया और फैसला किया कि जब तक मैं अपनी बहन के आरोपी को सजा नहीं दिलाऊंगी, तब तक उसकी अस्थियां पेड़ के नीचे ही गड्ढे में दबी रहेगी। मगर मैं अकेले ये सब कुछ कैसे कर सकती हूँ? मेरा तो कोई साथ देने के लिए भी तैयार नहीं था। मोहल्ले वाले हम लोगों से पहले ही नफरत करते थे, अब और करने लगे थे। मैं जब अपनी बहन का अंतिम संस्कार करने के बाद घर आई तो मैंने देखा कि जमीन पर मेरी बहन का टूटा हुआ मोबाइल पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से उसे अपने पास रख लिया और फिर मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की ताकि मुझे कोई सबूत मिल जाए जिससे मैं इस दरिंदे को सजा दिलवा सकूं। मगर मुझे वहां कुछ भी नहीं मिला सिवाय एक शर्ट के टूटे हुए बटन के अलावा। मैंने वो भी जल्दी से अपने पर्स में रख लिया था। अभी मैं कमरे की और तलाशी लेती, इतनी ही देर में मकान मालिक आ गया और उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? मैंने कहा, यहाँ पर हम रेंट पर रहते हैं, मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? तो वो कहने लगा, अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। आज तुम अपनी बहन की मौत का इल्जाम मेरे बेटे पर लगा रही हो, कल को कुछ और हो गया तो उसका इल्जाम भी मेरे बेटे पर लगाओगी। न जाने तुम दोनों बहनें कैसे कैरेक्टर की हो। मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रहने दे सकता। मैंने कहा, अंकल मेरी बहन के साथ गलत तो आपके बेटे ने ही किया है, आप देखना आपके बेटे को जरूर सजा मिलेगी। उसे मेरी बात पर बहुत गुस्सा आया था। उसने कहा, निकल जाओ यहाँ से। उन्होंने जबरदस्ती मुझे मोहल्ले वालों के साथ मिलकर उस घर से निकलवा दिया था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको यही बताने की कोशिश कर रही थी कि मेरी बहन ने आत्महत्या नहीं की है, मेरी बहन को मारा गया है और लक्की ने मेरी बहन को मारा है। मगर मकान मालिक ने सबको ये बात बता दिया था कि मेरी बहन ने आत्महत्या की है, उसने जहर खा लिया था। मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी बहन तो बहुत खुशमिजाज लड़की थी, वो भला क्यों जहर खाती? हम दोनों यहाँ किराए पर इसलिए रहते थे ताकि हमारी जिंदगी सुकून से गुजर सके। मगर हमें क्या पता था कि एक दिन ऐसा हो जाएगा। मैं पूरी तरह से अकेली हो गई थी। मुझे मकान मालिक ने आधा घंटा दिया था। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और मैं वहां से निकलकर अपने दोस्त के घर चली आई थी। मेरी दोस्त के घर में लगभग 3 महीने रही। मैं अपने बहन की मौत के सदमे से निकल नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने जॉब पर जाना भी छोड़ दिया था। बस अपनी बहन को याद करती रही थी, रोती रहती थी। उसकी बहुत याद आती तो हर रात उस पेड़ के पास जाकर उससे बातें किया करती थी। मेरी दोस्त मुझे पागल समझने लगी थी क्योंकि मैं रात के समय गायब हो जाती थी। उसे लगता था कि मैं न जाने कहाँ जाती हूँ। फिर वो भी मुझे तंग आ गई और उसने मुझे अपने घर से चले जाने के लिए कहा। ये दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ पर कोई किसी की मदद नहीं करता, बल्कि अकेले लोगों को उल्टा बेवकूफ बना देते हैं। मैं अपने दोस्त के घर से भी सामान लेकर आई और इसी हॉस्टल में रहने का फैसला किया। मैं इस हॉस्टल में शिफ्ट हो गई और फिर आपके यहाँ जॉब करने लगी। जब आपने मुझे प्रपोज किया तो मैंने सोचा कि कोई तो है जो मुझे सहारा दे रहा है, मुझे आपसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं भी तो इस भरी दुनिया में अकेली हूँ। कहीं मेरे साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। और फिर आपकी इतनी मोहब्बत देखकर मुझे भी आपसे मोहब्बत होने लगी है। मैं रात को जब सोती हूँ तो मेरे सपने में मेरी बहन आती है और कहती है, दीदी मुझे इंसाफ जरूर दिलाना, मेरे आरोपी घूम रहा है जिसने मेरी इज्जत खराब की और मुझे जान से मार दिया। मुझे रात को नींद नहीं आती जब तक मैं अपनी बहन के पास जाकर उससे थोड़ी देर बातें नहीं कर लेती। इसलिए मैं आपको हर रोज चाय में नींद की दवाई मिला देती हूँ ताकि आप उसे पीकर गहरी नींद में सो जाओ। जिस तरह मेरी दोस्त ने मुझे पागल समझा था, इस तरह आप भी मुझे पागल न समझो। आप भी बाकी लोगों की तरह मुझे गलत न समझो। इसलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई थी। ये कहकर वो बुरी तरह से रोने लगी थी। उसकी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ था। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारी तकलीफ को ना समझूं।
जो इंसान तुमसे बेहद मोहब्बत कर सकता है वो तुम्हारी बात को भी तसल्ली से सुनेगा, बल्कि तुम्हारे साथ भी देगा। मैं तुम्हारी बहन के आरोपी को सजा दिलवाऊंगा। वो बहुत मजबूत है तो क्या हुआ, तुम पहले अकेली थी मगर अब अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे बताओ वो इंसान कौन है। रश्मि चौंक गई और कहने लगी, आप उसका सच दुनिया के सामने लेकर कैसे आओगे। मैंने कहा, इंसान अगर किसी काम की कोशिश करे तो उसे एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। तुम भी अगर अपनी बहन को इंसाफ दिलाने की कोशिश करती हो तो शायद आज कामयाबी होती। वो कहने लगी, मैं कहाँ से कोशिश करती, उस रात मैंने कहा था कि मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। मगर मकान मालिक कहने लगा, अगर तुमने पुलिस को कुछ भी बताया तो पुलिस हमारे घर पर सील लगा देगी और हम नहीं चाहते कि हमारी और हमारे घर की बदनामी हो। तुम्हारी बहन का न जाने कितने लड़कों के साथ अफेयर था, कितने सारे लड़के घर में आते थे, क्या पता किसकी मोहब्बत में आकर उसने जहर खा लिया। मगर मैंने चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मेरी बहन और मैं ऐसी नहीं है, उसने कोई जहर नहीं खाया, उसके साथ गलत हुआ है, उसे मारा गया है और ये सब कुछ आपके बेटे ने ही किया है। वो इंसान ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसके बेटे ने ये सब कुछ किया है, इसलिए वो बात को दबाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने बेटे की गलती छुपाकर उल्टा हम दोनों बहनों पर ही इल्जाम लगा दिया। ऊपर से मोहल्ले वाले भी उसका साथ दे रहे थे। भला मैं अकेली क्या कर सकती थी। मैंने अपनी बहन का अंतिम संस्कार ही बड़ी मुश्किल से किया था। मुझे अफसोस होता है कि अगर मेरे पेरेंट्स जिंदा होते तो शायद लोग हमारा इस तरह से फायदा न उठाते। मैंने कहा, लेकिन अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने रश्मि से उस लड़के का सोशल मीडिया अकाउंट पूछा था। रश्मि ने मुझे उसका नाम बताया। मैंने उसका सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया। रश्मि ने मुझे वो टूटा हुआ मोबाइल और शर्ट का बटन भी दे दिया था। मैं उसका सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा था। उसकी प्रोफाइल पर काफी सारी पोस्ट पड़ी हुई थी। उसकी सारी पोस्ट चेक करते समय अचानक मुझे उसका वही फोटो दिख गया जिसमें उसने वो शर्ट पहनी हुई थी, जिसका टूटा हुआ बटन रश्मि ने मुझे बटन दिया था। वो दोनों बिल्कुल सेम थे। एक सबूत तो इस फोटो से मैच हो रहा था। मैंने वो फोटो सेव कर लिया। मैंने रश्मि से उसकी बहन का टूटा हुआ मोबाइल लिया और उसे रिपेयरिंग के लिए दे दिया था और फिर मैंने अपने एक पुलिस इंस्पेक्टर दोस्त से इस केस के मामले में डिस्कस की। उसे सब कुछ बता दिया। मेरे दोस्त ने कहा कि उसे सबूत चाहिए। एक तो शर्ट के बटन वाला फोटो भी मैंने उसे दे दिया था, जबकि मेरे दोस्त ने कहा था कि मोबाइल जैसे ही रिपेयर होकर आता है तो वो मुझे दे देना। उसमें मधु की लास्ट टाइम अपनी बहन से बात हुई थी। उन दोनों की जरूर कॉल रिकॉर्डिंग होगी। हम इस फोन से काफी कुछ तलाश कर सकते हैं। कुछ दिन बाद जैसे ही मधु का फोन रिपेयर हो गया, मैंने वो अपने दोस्त को दे दिया था और फिर जब कॉल रिकॉर्डिंग निकाली गई तो उसमें रश्मि के बताए मुताबिक रश्मि और मधु जो आपस में बातें कर रही थी तो उसमें साफ साफ लकी के बोलने की आवाज आ रही है और मधु बार बार उससे कह रही है, लकी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, घर के अंदर क्यों घुसे आ रहे हो। और लकी भी कह रहा था कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पुलिस के पास एक पुख्ता सबूत था। पुलिस ने लकी को अरेस्ट कर लिया था और लकी का बाप उसे छुड़वाने के लिए बहुत हाथ पैर मार रहा था। अपने बेटे की सारी करतूत छुपाने के आरोप में लकी के पिता को भी अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन उससे पहले जब लकी की पुलिस ने पिटाई की तो लकी ने सब कुछ सच सच उगल दिया था। उसने बताया था कि उसकी काफी दिनों से मधु पर नजर थी। जिस दिन से वो उनके घर में आई थी तब से वो उस पर गंदी नजर रखता था। जब उसे पता चला कि मधु घर में अकेली है तो वो दरवाजा बजाकर जबरदस्ती घर में घुस गया और उसने मधु के साथ गलत किया। उसके बाद उसने उसे जान से भी मार दिया। मधु एक बहुत सीधी साधी लड़की थी। सारे सबूत और लकी के बयान पर लकी को कड़ी सजा दी गई और इस तरह मधु को इंसाफ मिल गया। रश्मि बहुत खुश थी क्योंकि मैंने उसका बहुत साथ दिया था और पुलिस की सहायता से हम उसे सजा दिलाने में कामयाब रहे थे। वहाँ के मोहल्ले वालों को भी पूरी बात पता चल गई थी क्योंकि मोहल्ले के लोग इन दोनों लड़कियों को अकेला समझकर उन्हें गलत समझते थे। जिनका कोई नहीं होता हमें उनका सहारा देना चाहिए, न कि उन पर इल्जाम लगाना चाहिए। मैं तो रश्मि के साथ अब बहुत खुश हूँ। रश्मि ने अपनी बहन के आरोपी को सजा दिलवाने के बाद गड्ढे से अपनी बहन की अस्थियां निकालकर नदी में बहा दी थी और उस दिन उसे बहुत तसल्ली हुई थी। उस दिन के बाद उसने शमशान घाट जाना छोड़ दिया और फिर वो मेरे साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी। हमारे देश में उन लड़कियों के साथ सबसे ज्यादा बड़ा सुलूक किया जाता है जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। हमें ऐसी लड़कियों की सहायता करनी चाहिए, उन्हें सहारा देना चाहिए, न कि उनके सारे रास्ते में रुकावट बनकर खड़े होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।